बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और ये भारत के लिए परेशानी वाली बात है। मैं नक्शा आपको दिखाता हूँ अभी, उससे आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। एक तंजीम है बहुत बड़ी सिखों की, और ये पूरी दुनिया में बहुत इफ़ेक्टिव है। इनके पास बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं और ये बहुत तगड़े होकर काम करते हैं। दुनिया भर में जो सिख रहनुमा हैं या तगड़े सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। सिख्स फॉर जस्टिस, ये एक तहरीक है। ये खालिस्तान बनाना चाहती है, एक ऐसा मुल्क जो सिखों का अलग से मुल्क हो। इनको लगता है कि यहाँ पे इस खित्ते में मुसलमानों ने अपने मुल्क बना लिए हैं, हिंदुओं ने अपना मुल्क बना लिया है, तो सिखों को कहीं पे कोई जगह नहीं मिली और उनके साथ जुल्म भी होता है। अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया में तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में तो फिर भी सिखों को कुछ हकूक़ हासिल हैं। यहाँ पे वाक़यात शादो नादर होते हैं, बल्कि पाकिस्तान ने तो बड़ी अच्छी रवायत काम करते हुए जो इनके गुरुद्वारे हैं या इनके मजहबी मुकामात हैं उनको खोला है। हाल ही में करतारपुर राहदारी वो भी पाकिस्तान ने दी है। इंडियन हुकूमत नहीं चाहती थी लेकिन पाकिस्तान ने दी है। बहरहाल वो अपना एक अलग मुल्क, अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, जिसका नाम बड़े लंबे अरसे से उन्होंने खालिस्तान रखा हुआ है। खालसा उनका एक लफ्ज़ है, उसके ऊपर उन्होंने खालिस्तान लफ्ज़ रखा हुआ है अपने नए मुल्क का। और ये कई दहाइयों से उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। सिख भारतीय फ़ौज को छोड़ गए, बहुत सारे सरकारी नौकरियां छोड़ गए और बिलाखिर वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर उनको भारत में कोई मकाम चाहिए या इस खित्ते में वो इज़्ज़त से रहना चाहते हैं तो पूरी दुनिया में तो उनको इज़्ज़त मिल रही है। दुनिया के वो 50 के करीब मुल्क हैं जिन्होंने हेलमेट का कानून तब्दील कर दिया सिखों के लिए कि वो पगड़ी पहनते हैं। अब इतना बड़ा हेलमेट नहीं होता जो पगड़ी के ऊपर आ जाए, तो वो जो पग पहनते हैं अगर सिख ने वो पहनी हुई है तो हेलमेट से उसको इस्तिस्ना है, यानी वो पगड़ी इतनी मोटी है वो हेलमेट ही बन जाती है एक तरह से। तो उनको इस्तिस्ना है। दुनिया के 50 के करीब मुल्कों में उनके लिए ये छूट भी मौजूद है। अब उन्होंने खालिस्तान का अपना नक्शा बिलाकर पेश कर दिया है कि ये हमारा नक्शा है और ये हमारा नया मुल्क होगा। अब इसमें कौन कौन सी जगह हैं, इंडिया के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि उन्होंने लगभग कोई 6 मुख्तलिफ रियासतों को शामिल कर दिया है पंजाब के अंदर या खालिस्तान के अंदर। जो अपना एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं खालिस्तान, उसमें 6 मुख्तलिफ भारत की रियासतें हैं जिनके इलाके उन्होंने इसमें शामिल कर दिए। येलो कलर का ये जो एरिया दिखाया जा रहा है ये खालिस्तान है। फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो नहीं है, अभी ये भारत का हिस्सा है। कश्मीर से निचले इलाके इसके अंदर शामिल हैं। कौन कौन से इलाके हैं मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ। एक तो हिमाचल प्रदेश, वो पूरा कहते हैं ये हमारा है। वैसे माजी में जो पंजाब हुआ करता था, बड़ा पंजाब यहाँ का सबसे बड़ा इलाका था। इसमें ये हिमाचल भी इसके अंदर शामिल होता था, हरियाणा भी इसके अंदर शामिल होता था, पंजाब जो इंडिया के अंदर है वो भी शामिल होता था, जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है वो भी इसके अंदर शामिल होता था। तो पंजाब इतना बड़ा होता था। तो अब आधा पंजाब इधर पाकिस्तान में आ गया और इंडिया के अंदर जो पंजाब था उन्होंने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब वो ये कहते हैं जी हमारा पंजाब पूरा करके हमें दो, और इंडिया के उस टेरिटरी के अंदर वो बनाना चाहते हैं सिखों की जहां ज़्यादा आबादियां हैं उन इलाकों को लेकर एक बहुत बड़ा मुल्क जिसका नाम होगा खालिस्तान। अब जो उन्होंने नक्शा दिया है इसके अंदर क्या कुछ शामिल है। हिमाचल प्रदेश पूरा, पंजाब पूरा, हरियाणा इसके अंदर पूरा शामिल है। उसके साथ इसमें राजस्थान का कुछ एरिया है वो भी इसके अंदर शामिल है। उत्तर प्रदेश का एरिया है वो भी इसके अंदर शामिल है। उत्तराखंड का इलाका है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो इस तरह ये कुछ 6 मुख्तलिफ रियासतें हैं भारत की जिनके एरियाज़ उन्होंने शामिल किए हैं इस नक्शे में। बज़ाहिर ये सारा नक्शा एक साथ जुड़ता है आपस में, लेकिन इसका कुछ एरिया जो नीचे वाला है वहाँ पे 2 शहरों को, ज़िलों को इन्होंने अपने अंदर शामिल किया है, लेकिन उसके लिए रास्ता नहीं है। वो फ़िज़ाई रास्ते से वहाँ पे ये जाएंगे फ्यूचर में अगर इनका मुल्क इस तरह से बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी सिखों की अक्सरियत है और बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। ये मुल्क कहाँ कहाँ तक जाएगा और इसकी बाउंड्री कहाँ कहाँ तक लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कश्मीर के साथ इसकी बाउंड्री लगती है जी, पाकिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री लगती है जी, भारत के क्योंकि बीच में से बन रहा है तो डेफिनेटली भारत के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। दिल्ली का एक बहुत बड़ा फटा है जी, दिल्ली बिल्कुल यहीं पे मौजूद है और दिल्ली कहाँ जाएगा ये एक बड़ा सवाल होगा भारत के लिए अगर तो सिख कामयाब हो जाते हैं तो। वैसे आज़ादी की तहरीकें चले उनको देर लग जाती है लेकिन वो कामयाब हो ही जाती हैं। 50 साल, 100 साल, 200 साल, 10 साल, 20 साल टाइम लगता है, लेकिन वो कामयाब हो जाती हैं अल्टीमेटली। तो उनके पास अपनी हुकूमत चलाने के लिए तमाम चीज़ें तो सिखों के बाद मौजूद हैं।
पैसा बहुत है, तजुर्बा बहुत है, लोग उनके पास बहुत हैं, तालीम याफ्ता लोग बहुत हैं, टेक्नोलॉजी में वो पूरे हैं, उनके पास सिर्फ मुल्क नहीं है। एक मुल्क चलाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सिखों के पास है, लेकिन उनके पास चलाने के लिए मुल्क नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब नेपाल के साथ भी इनकी एक बाउंड्री लगती है, इसी जो एक खालिस्तान का एक नक्शा है वो नेपाल के साथ भी लगता है जाकर ऊपर, और बहुत सारे इलाके इनके अंदर हैं। इसमें ज़रई इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, कुछ रेगिस्तानी इलाके भी हैं। तो इस तरह ये कंप्लीट पैकेज होगा, सिर्फ इसको समंदर नहीं लगेगा। तो फिर इनको अगर समंदर चाहिए तो फिर ये पाकिस्तान के रास्ते समंदर तक एक्सेस हासिल कर सकेंगे अपनी तिजारत के लिए। बहरहाल ये एक ऐसा नक्शा है जिसमें एक बहुत बुरी खबर है भारत के लिए, अगर ये कामयाब होता है, अगर ये तहरीक चलती है, अगर ये लोग सर धड़ की बाजी लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने जंग लड़ने की कोशिश की, पहले भारतीय रियासत ने इनको कुचल दिया। गोल्डन टेम्पल का वाकया हो या दीगर वाकयात हो, भारत ने इनको बहुत बड़ी तादाद में सिखों को मारा है और लगातार मारा है। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, अपने लोगों को तालीम दी, अपने बच्चों को पूरी दुनिया के अंदर सेटल किया, पूरी दुनिया के अंदर अपना कारोबार फैलाया, और दुनिया में जो जिस तरह एक ज्यूस का एक मॉडल था यहूदियों का, इन्होंने वो मॉडल अपनाते हुए अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि अब ये एक बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। ताकत का मैंने आपको आप अंदाजा यहां से करना, उनके लिए हेलमेट का कानून ही खत्म कर दिया 50 मुल्कों ने, तो एक बड़ी ताकत बन गए हैं सिख। अब वो अगर एक मुल्क बनाना चाहें तो उनके लिए उतना मुश्किल नहीं है, या उनका कत्लेआम करना अब इतना आसान नहीं है जितना भारत के लिए माजी में हुआ करता था। अच्छा, भारत के लिए बुरी खबर यह है कि कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते वो बंद हो जाएंगे। यानी मकबूजा कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, वहां पे कल को अगर भारत जाना चाहे ऊपर, तो भारत के पास फिजाई रास्ते के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जहां से वो गुजर के जाता है, पंजाब के इलाके जहां से वो गुजर के जाता है, जिस तरह वो ऊपर पहुंचता है, वो सारे एरिया चाहे पंजाब के हैं, हिमाचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, जम्मू कश्मीर तक जाने वाले, वो कनेक्टेड हैं पंजाब के साथ या खालिस्तान के साथ। अगर वो भारत का रास्ता रोक दें तो भारत की फौज मैसूर होकर रह जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में, वैसे ही जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौज 1971 में मैसूर होकर रह गई थी। ये भारत के लिए कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं होगी। भारत को इसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा, खासतौर पर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। सिखों से वो वैसे डरे रहते हैं, और क्योंकि यही पंजाब का वो एरिया है जो पूरे भारत को फीड करता है, भारत को खुराक फराहम करता है, और ये पंजाब ही था जो पूरे के पूरे साउथ एशिया को एक दौर में खाना खिलाता रहा है। आज भी इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। अब एक तो ये खबर है, दूसरी जानिब कश्मीर में भारत के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, वहां पे बहुत बुरी खबरें हैं। अब एक रेफरेंडम का भी अनाउंसमेंट है, पहले मैं आपको ये बता दूं, SFJ, ये जो जस्टिस फॉर सिक्स या सिक्स फॉर जस्टिस, ये जो तंजीम है, इन्होंने रेफरेंडम के लिए भी कहा हुआ है कि जल्द ये रेफरेंडम करवाएंगे, और ये बड़े अरसे से करवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। तो एक मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया है कि अलहदा रियासत की एक मुहिम चल रही है, और कोरोना वबा की वजह से वो अपना रेफरेंडम नहीं करवा पाए थे। पंजाब कानून साज असम्बली के MLA और इस वक्त के अपोजिशन लीडर सिखपाल सिंह खेरा, उन्होंने कहा है कि सिख रेफरेंडम 2020 भारत में पे दर पे हुकूमतों की जानिब से सिखों के खिलाफ तासुब, इम्तियाजी सलूक और जुल्म की मुसलसल पॉलिसी का नतीजा है। अब जो है वो इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट करने जा रहे हैं सिख, और आने वाला वक्त जो है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। भारतीय वज़ीर दाखिला ने इस नाजुक मौके पर, जब कश्मीर के जंगलों में, पूंछ के जंगलों में उनकी फ़ौज को मार पड़ रही है और मुजाहिदीन का उनको कुछ पता नहीं चल रहा, वो जंगल को आग लगाते हैं, कभी गोलियां चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, दर्जनों ख़वातीन और बच्चे उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं कि आप मुजाहिदीन को खाना पहुँचा रहे हैं, उनको सहूलतें दे रहे हैं। वहाँ उस वक्त भारत इतना कमज़ोर पड़ गया कि उन्होंने अपना मजबूत आदमी, यानी वो आदमी जिसने नरेंद्र मोदी का किंग मेकर आप समझें, या नरेंद्र मोदी को जो बंदा उठा के रखता है भारत में, वो अमित शाह है, भारतीय वज़ीर दाखिला, उसको उन्होंने कश्मीर भिजवाया कि कश्मीर जाओ, जाके मामलात को संभालो। तो भारतीय वज़ीर दाखिला का दौरा है कश्मीर, मैं यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। दोस्ती बंदा वहां करता है जहां दुश्मनी या मुखालफत होती है। तो ये बात आप जरा बेहतर से समझ लें कि मैं यहां दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। ये क्यों कहना पड़ा भारतीय वज़ीर दाखिला को? भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो 5 अगस्त 2019 के बाद पहली मरतबा भारत के ज़ेर इंतज़ार कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर आए हैं, उनका कहना है, ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर वो कहते हैं लेकिन हम उसे कहते हैं मकबूजा कश्मीर, वो 3 मरतबा दौरे पर आए हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में इलेक्शन के बाद रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा, यानी दोबारा उन्होंने झूठा वादा कर दिया है। और यह कि अगर 5 अगस्त 2019 के बाद खित्ते में इंटरनेट बंद ना करते
तो बड़े पैमाने पर कश्मीरी नौजवान मारे जाते। उनका कहना था कि मैं यहाँ कश्मीरी नौजवानों से दोस्ती करने आया हूँ। आप मोदी जी के साथ जुड़िए, भारतीय सरकार के साथ जुड़िए और कश्मीर को आगे ले जाने का जो सफ़र शुरू हुआ है इसमें हमारा साथ दीजिए। मोदी जी यहाँ अमन, इस्तेहकाम और तरक्की देखना चाहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ के नौजवानों से ताउन मांगने आया हूँ। जो नौजवान बिल्कुल नहीं कर रहे, वो इनको फेंटी लगा रहे हैं जंगलों में इनकी फौज को। अमित शाह ने हफ्ते को श्रीनगर के राजभवन में भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों और खुफिया इदारों के ओहदेदारों के साथ एक इजलास में कश्मीर की मजमूई सूरत का जायजा लिया था और एक ऑनलाइन तकरीब के जरिए कश्मीरी इंतजामिया की जानिब से हाल ही में बनाए जाने वाले यूथ क्लबों के अरकान से खिताब किया था। यानी वो नौजवानों के सामने बैठ कर उनसे बात नहीं कर सका, ऑनलाइन बात की है। कश्मीर जाने का फायदा क्या है अगर आपने नौजवानों से ऑनलाइन बात करनी है? आप दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठकर कश्मीरी नौजवानों से ऑनलाइन बात कर सकते हैं, लेकिन आप कश्मीर की सरजमीन पे पहुंचते हैं और आपकी इतनी जरूरत नहीं होती कि आप ऑनलाइन के अलावा आप यहां से भेजें ना पाकिस्तान के वजीर दाखिला को, शेख रशीद को, कश्मीर की जिस गली में कहेंगे, जिस मोहल्ले में कहेंगे, वो वहां खड़ा होकर कश्मीरी नौजवानों से बात करेगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। आप पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन को कह दें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कह दें, जहां मकबूजा कश्मीर में आप कहेंगे वो खड़ा होकर लोगों से बात करेगा और उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और आपके पास कश्मीर आपके कब्जे में इतने लंबे अरसे से है और भारतीय वजीर दाखिला वहां पे कश्मीर में जाने के बाद अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपनी एजेंसियों को मिलते हैं और जब बात आती है नौजवानों से मिलने की तो कहते हैं जी ऑनलाइन बुलवाएं, नौजवानों को बिठाओ मुख्तलिफ जगहों पे, मैं ऑनलाइन उसके साथ खिताब करूंगा। ये जरूरत उनकी नहीं हो रही। उनको पता है कि वो हमला करेंगे, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, वो रिएक्शन देंगे, पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा। तो 40,000 लोगों की जानें ज़ाया हो गई, ये उन्होंने कहा। और ये उन्होंने कहा कि इसमें दहशतगर्द, सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी यानी सब शामिल है। दहशतगर्दी और तरक्की का एक साथ चलना नामुमकिन है। तरक्की की पहली शर्त अमन है। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए यहाँ के यूथ क्लबों के साथ वाबस्ता 45,000 नौजवानों को साथ मिलाने आया हूँ। यानी वो उनको काफ़ी आसरे दिए हैं नौजवानों को, लेकिन अगर उन्हें ज़रा सा भी यकीन होता है इन नौजवानों पर, या ज़रा सा भी उनको भरोसा होता है इन नौजवानों पर, या ज़रा सा भी उनके दिल में उनके लिए हमदर्दी होती तो उनको सामने जाकर मिलते। लेकिन उनको पता है कि ये नौजवान गालियां भी देंगे, जूते भी मारेंगे, जलील भी करेंगे, नारे भी लगाएंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे तो इनकी आंखों में नफरत की आग नजर आएगी। इसलिए उनका सामना करने से डरता है उनका वजीर दाखिला, डरता है उनका वजीर दाखिला। हमारे वजीर दाखिला को छोड़ें ना, यहां से किसी भी एक आदमी को छोड़ें, कश्मीर की जिस गली में कहेंगे वहां जाके बात करेगा नौजवानों के साथ और वहां नारा लगेगा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। और ये हथकंडे भारत के काम नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे नफरत भारत ने बाकायदा पॉलिसी के तहत बढ़ाई है। ये एक और खबर है, इससे पहले वाली तो मैं आपको खबर दे रहा था इंडिपेंडेंट उर्दू से। अब ये खबर अल जजीरा की है। अल जजीरा क्या लिख रहा है? वही लिख रहा है जो थोड़ा सा पहले इसराइल ने लिखा, वही लिख रहा है जो थोड़ा सा पहले अरब न्यूज़ ने लिखा, वही लिख रहा है जो यूरोप और अमेरिका के अखबारात लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि फेसबुक भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत आमेज मवाद को शफाफियत से नहीं हटाती। यानी जो आलमी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो भी डंडी मारते हैं, दो नंबरी करते हैं भारत की बड़ी मार्केट को देखते हुए। उन्होंने कहा फेसबुक की कुछ लीक होने वाली दस्तावेजात में इंकशाफ सामने आया है कि सोशल मीडिया की मारूफ वेबसाइट भारत में नफरत अंगेज तकारीर, गलत मालूमात और इश्तियाल अंगेज पोस्ट खास तौर पर मुस्लिम मुखालिफ मवाद को शफाफ तरीके से नहीं रोकता। फेसबुक रोकने में संजीदा नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी हो वो नहीं रोकता, रोकना चाहता नहीं है। यहाँ तक कि इंटरनेट कंपनी के अपने मुलाजमीन को उसके मुहर्रिकात और मफादात पर शुबा है। कंपनी की ये दाखिली दस्तावेजात फेसबुक की दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और कंपनी की सबसे बड़ी मार्केट में इसके प्लेटफॉर्म पर गुस्ताखाना मवाद को ख़त्म करने के सिलसिले में मुसलसल जद्दोजहद को उजागर करती है। भारत में फ़िरका वाराना और मजहबी कशीदगी की एक तारीख मौजूद है जो सोशल मीडिया पर भी नफरत अंगेज पोस्ट और तशद्दुद को बढ़ावा देती है। दस्तावेजात ये भी दायर करती हैं कि कंपनी कई सालों से इन मसाइल से आगाह है, जिस पर सवालात भी उठाए गए हैं कि कंपनी ने इन मसाइल के हल के लिए काम किया भी है या नहीं। कई नाकदीन और डिजिटल माहिरीन का कहना है कि फेसबुक का इदारा इस हवाले से कुछ भी करने में नाकाम रहा है या करना ही नहीं चाहता। खास तौर पर जहां मामला भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी के अरकान का हो, यह तासुर आम है कि नरेंद्र मोदी ने इस प्लेटफॉर्म को इंतखाबात के दौरान अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। गुज़िश्ता बरस
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में शुबा जाहिर किया गया था कि फेसबुक की जानिब से दानिस्ता तौर पर भारत में अपने प्लेटफॉर्म से नफरत आमेज मवाद को नहीं हटाया जाता ताकि बीजेपी इससे नाराज ना हो, आरएसएस इससे नाराज ना हो, हिंदुत्व के मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में जो पैरोकार हैं वो उससे नाराज ना हो। तो ये ताकत लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी बनाते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज में, बैनुल अक़वामी इदारों में अपनी ताकत बनाते हैं। ऐसा करती हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, वो अपने आप को इस तरह का बनाते हैं और इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े आलमी इदारे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से या उनके मफाद के खिलाफ जाने से डरते हैं। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को या OIC को, उनको भी इस तरह के चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिसेस बेहतर हैं। दुनिया में अगर आपने रहना है, अपना मुकाम बनाना है, तो आपको दुनिया को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि आप क्या हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।